अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तवील इजलास ख़त्म हो गया। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि पीडीएम 26 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। सेनेट इंतखाबात तमाम जमातें मिलकर लड़ेंगी। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमती आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया और पीडीएम ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन को भी मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान भी किया कि 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। यानी जो दो अहम बातें मुतवक्को थी जिसके लिए इतना लंबा इजलास हुआ, उन दोनों का ऐलान नहीं किया गया है कि इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या नहीं लाएंगे। और इस फैसले को सेनेट इलेक्शन के बाद पर रख दिया गया है। 5 घंटे का इजलास था, उसमें महज ये फैसला हुआ है कि 26 मार्च को अपोजिशन जमातें पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी। ये अब तक की डेवलपमेंट सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। शिबली साहब, आप कह रहे थे कि पीडीएम नाकाम हो गई। ज़ाहिर है जो उसका पहला राउंड था वो नाकाम होता भी हमें नजर आया। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे नहीं अचीव हुए। 31 जनवरी गुजर गई मगर घर नहीं बैठ रही है। 26 मार्च को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होगा और फिर ये नहीं बताया उन्होंने कि वो सिर्फ लॉन्ग मार्च एक दिन का होगा या ज़्यादा दिन का होगा। पीपल्स पार्टी बहरहाल कह चुकी है वो धरने की हामी नहीं है। देखिए शाहजेब, ये शुरू दिन से आया है कि जो इन्होंने जो भी अपनी हिकमत अमली बनाई है उसमें लगता है ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई रब था और ना उसमें कोई सिंसेरिटी थी। एक सारी पार्टी जो है अपने अपने एजेंडा लेके चल रही थी और उसी बुनियाद पे हम हमेशा कहते थे कि जिन मुसाफिरों की सिमतें मुख्तलिफ हो वो एक मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। ये जो आज का इजलास था ये महज एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना था जिसमें कि ये कौम को बताना चाहते थे कि ये अभी भी रेलेवेंट हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया और ये अब इररेलेवेंट हो गए हैं। तो ये आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी बना लेते हैं जिससे कि ये तासुर ले सकें कि ये फिर भी इकट्ठे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। आप मगर शिबली साहब, अगर ये सड़कों पर रहते हैं, 10 फरवरी को कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन का इजलास होगा, उसको सपोर्ट करेंगे। 26 मार्च को अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। आए, हुकूमत वेलकम करेगी, कोई हुकूमत नहीं रोकेगी। बिल्कुल नहीं रोकेंगे जी, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम इनको वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद आए, ये हसरत भी पूरी कर लें क्योंकि इनकी जो एक लंबी एक लिस्ट थी जो कि इन्होंने करनी थी चीजें जिसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ डेडलाइंस दी हुई थी, वो एक से के बाद एक नाकाम होती हुई और इन्हें हजीमत उठानी पड़ी। अब ये आखिरी वो हसरत है वो भी पूरी कर लें तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। जहां तक कि मुलाजिमीन की हड़ताल का चक्कर है उससे यही जाहिर होता है कि इस तरह का जो इनकी कोशिश है कि किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन वो हो नहीं पाई। आपने देखा कि इनकी जो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिसमें कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना था या प्रोटेस्ट करना था, उसकी क्या कितनी नाकाम हुई वो, और अभी भी आ लें। और हम इंशाल्लाह जहां तक कि ये इनका ताल्लुक है मुलाजिमीन का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह इनके आने से पहले और शिबली साहब ये सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाए। आप क्या पॉलिटिकली हुकूमत कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाएगी कि ये लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद इस्तीफों की तरफ सेनेट के बाद ना जाएं या फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ ना जाएं? उससे रोकने के लिए हुकूमत को इंगेज करेगी कि जी क्या बात है, ताकि अपोजिशन के साथ मिलकर कम से कम कोई ऐसी बात हो सके, क्योंकि अदम इस्तेहकाम तो बहरहाल होगा अगर ये उस रास्ते की तरफ जाते हैं। देखिए, अदम इस्तेहकाम तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से होता जबकि इनकी उसमें कॉल्स में इनकी पार्टिसिपेशन या इनकी जो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज थी उसे अगर अवाम की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती तो फिर अदम इस्तेहकाम। वैसे तो इकट्ठे अगर 1100 भी हो जाएं तो इससे तो कुछ बनता नहीं। आपने यही देखा है कि आज इनकी जो है इवन उसमें मुत्तफिक नहीं हो सके। पहले इस्तीफों की बात की थी, फिर धरनों की बात की थी, फिर इलेक्शन कमीशन की बात थी और कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल एक ऐसा नाटक है जिसका कि कोई एंड ही नहीं है। ये रोज वो जो होती है ना जिस तरह के बाज किस्तें ड्रामों की, उसको यानी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, ये 5 घंटे का इजलास था ये फैसला करने के लिए कि आपने कौन सी मार्च की तारीख में लॉन्ग मार्च करना है। तहरीक अदम एतमाद पे फैसला नहीं हुआ, इस्तीफे कब देने फैसला नहीं हुआ। ये 5 घंटे इजलास में सिर्फ ये बात हुई। देखिए, जो पीडीएम का इजलास है मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती तज्जिया कार
और वो जरा भाषण दे रहे थे कि पीडीएम कोई फैसला नहीं कर सकेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक के राय से हमने दो बहुत अहम फैसले किए हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपको मालूम है कि 26 मार्च को पूरे मुल्क से, गवादर से लेके गिलगित और कराची से लेके चित्राल तक काफिले निकलेंगे और इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और ये तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। और दूसरा ये कि सेनेट के अंदर तमाम पीडीएम जमातें मरबूत अंदाज में एक हिकमत अमली के जरिए मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सेनेटर्स हमारे मुंतखब हो सकें। जहां तक तहरीक अदम एतमाद का और इस्तीफों का ताल्लुक है, इसके ऊपर भी बहुत तफसील के साथ बहस हुई है और अब पीडीएम की ये हिकमत अमली रही है कि हम अपने फैसलों का हर वक्त मुनासिब वक्त पे ऐलान करते हैं और जब उन चीजों का वक्त होता है हमारे सामने इस तहरीक को आगे बढ़ाने का एक नक्शा भी है, एक लाएअमल भी है और हम उसके तहत मगर ऐसा नहीं, बस अब ये हिकमत अमली से ज्यादा मजबूरी लग रही है आपकी कि आप लोगों के पास है नहीं कुछ बताने को। ये हिकमत अमली नहीं लग रही है, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लग रही है या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग लग रही है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शाहजेब ऐसी बात नहीं है। देखिए पहले दिन से हमने कहा था कि जब 31 जनवरी खत्म होगी तो उसके बाद वजीर आजम ने अगर इस्तीफा ना दिया उस अल्टीमेटम के बाद तो ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी और आज हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और जब हम समझेंगे इस्तीफे देने का वक्त आ गया है तो हम इस्तीफों का भी ऐलान कर देंगे। आज बहुत सारी जमातों ने इस बात का भी इजहार किया है कि वो किसी वक्त जब भी क़यादत फैसला करेगी 24 घंटे में अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। लिहाजा जब जिस तहरीक के मरहले का वक्त आएगा उस पर फैसला किया जाएगा। और ये बात भी अहम है कि पीडीएम की जमातें अपनी अपनी तजावीज लाती हैं लेकिन मगर ऐसे मतलब फिर मुझे सब मिलकर करते हैं। आप लोग क्योंकि कह रहे थे कि जी हम नहीं समझते कि तहरीक अदम एतमाद से जो हम सिस्टम की तब्दीली चाहते हैं वो होगी या बयानिया आगे बढ़ेगा, मगर पीपल्स पार्टी अपनी तजवीज़ ले आए। आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे कि भाई मेरी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो, सब अपनी अपनी ना चलाएं। तो वो जो तजवीज़ लेके आए आप कन्विंस हुए या नहीं हुए? देखिए अभी उस पर चूंकि दोनों ने अपनी तजवीज़ दी है, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का मरहला है इसके ऊपर सेनेट के इंतखाबात के बाद गौर करेंगे। अभी हमारे पास सामने फिलवक्त फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का मसला था और उसके लिए 26 मार्च का फैसला कर लिया गया है और भरपूर तरीके से पूरे मुल्क से हम उसमें आएंगे। 26 मार्च की तारीख डिसाइड करने में 5 घंटे लग गए आप लोगों को? नहीं, उसमें जो इंतजामी और जो तंजीमी मामला हैं, ये लॉन्ग मार्च कोई मामूली एक्टिविटी नहीं है। इस पर कामयाब होने के लिए हमें बहुत से इंतजामी इसके लिए कमेटियां तश्कील देनी है, इसके बंदोबस्त करने हैं और एक तफसील से बहस हुई कि हम इस लॉन्ग मार्च को कैसे कामयाब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की बहुत कामयाब मीटिंग। मगर ऐसा नहीं, मतलब आपने साथ में ये कहा ना कि आज बात हुई है तहरीक अदम एतमाद पर। आप पहले भी कह चुके हैं कि एक दफा पहले भी पीपल्स पार्टी ये लेके आई थी मगर उस पर नहीं कंसेंसस हो सका था। तो आज यानी कि नहीं हो सका है आपका कंसेंसस, वरना आप ऐलान कर देते, कोई हिकमत अमली तो नहीं है इसमें। देखिए ये जो तहरीक अदम एतमाद है या इस्तीफे हैं, इनका जब वक्त आएगा उसके ऊपर पार्टी वाज़े तौर पे ऐलान करेगी, लेकिन हर पार्टी की तजवीज़ है, वो तजवीज़ पेश करती है, उसके ऊपर बहस होती है। लेकिन अभी लॉन्ग मार्च का मरहला था और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। और सब तो लॉन्ग मार्च भी एक दिन का है आपका। पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी धरने के हम हामी नहीं हैं। अभी सवाल हुआ, सहाफ़ियों का तो जवाब नहीं दिया गया कि सब चीज़ अभी बता दें। तो आप एक दिन में आएंगे, इस्लामाबाद आकर चले जाएंगे, जैसे आप लोगों ने मुतादिद जलसे किए हैं, ये भी एक जलसे के एक इवेंट के तौर पर होगा। हुकूमत को क्या खतरा है इससे? जी, ये इवेंट के तौर पे नहीं होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, और कुछ नहीं, बहुत सारी सरप्राइजेज होंगी इसके अंदर। और इस्तीफों पर जो बात हुई उसमें आपका और मौलाना का तो राय है इस्तीफे होने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी, पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं हुई आज। देखिए जब इसके ऊपर फैसला हतमी होगा तो सब पार्टीज मिलकर करेंगी। बहुत शुक्रिया। सर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आपके लिए भी हैरानकुन है, ये 5 घंटे के लिए बैठे थे और सिर्फ तारीख 26 मार्च का तयन करके बाहर आए हैं। आपको लग रहा है वाकई ये बाद में हिकमत अमली के तौर पर बताएंगे या फैसला कर नहीं पाए हैं? नहीं, देखिए इनकी आपस में एक डील हुई है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू में जो तकरीर की वहाँ पे, तो वो इस तरह लग रहा था कि जैसे जरदारी साहब बोल रहे हों। और उन्होंने भी जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत ये शोशा छोड़ देती है अदम एतमाद का और छोटे जलसे करने का, तो ख़ुद मियां साहब ने
इस तरह की तजवीज़ दे दी कि जी हमें पहले मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे करनी चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़, और फिर ग्रेजुअली जाके महंगाई मार्च और शटर डाउन और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा, मियां साहब ही ने ये वाजे कर दिया कि जी अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर हमारे इस्तीफ़ों का इस स्टेज पे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो मौलाना फजल रहमान और जो बाकी छोटी जमातें थी, उन्होंने खूब इन दोनों बड़ी जमातों की क्लास ली और उनसे कहा कि भाई अगर आप लोग ये नहीं कर सकते थे तो पहले ऐसा क्यों किया। और बिलावल साहब और जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे थे कि अदम एतमाद का जो एक नामुमकिन या वक्त गुजारने वाला मामला है तो उस पर मौलाना साहब और उन लोगों को कायल करें, लेकिन उन्होंने उनसे कह दिया कि ये वक्त गुजारने के मुतरातिब होगा। वो उस पर उनको कन्विंस नहीं कर सके और मौलाना साहब और छोटी जमातें इन दो बड़ी जमातों को इस स्टेज पे इस्तीफ़ों के लिए या फिर सेनेट इलेक्शन और बाकी चीज़ों से दूर करने के लिए आमादा नहीं कर सके। तो दरमियान में ये एक रास्ता निकाला गया पीडीएम को एक रखने के लिए कि चले मार्च का फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये बाद में तय होगा कि मार्च की नौयत क्या होगी। और दूसरा, इस्तीफों का मामला भी वहाँ पे मुअख्खर कर दिया गया। साहब, तो साफी साहब, आपसे जब पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो आपने कहा था आपको नहीं लगता कि पीडीएम इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है इस वक्त। तो आज के इजलास के बाद भी आपको यही लगता है कि ये कोई ख़तरा नहीं है जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें? देखिए, उससे पहले मैंने तकरीबन कोई जब बिलावल साहब का बयान आया था उसके कुछ अरसे बाद मैंने एक ट्वीट की थी जिसका इन लोगों ने बहुत बुरा भी बनाया था, और उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अब जरदारी साहब के बयानिए पे आ गए हैं, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी भी मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के बदले में अपने लिए जो रिलीफ ले लिया है या आगे लेती रहेगी, तो ये 2 महीने वो टेस्ट के तौर पर रखेंगी। अगर इसी तरह वो बचे रहे, उनको रिलीफ मिलता रहा, तो फिर जब मार्च का वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी मार्च से भी निकल जाएगी और शायद अगर उसमें हो तो पीडीएम से भी निकल जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी इस दौर को अपने मामला दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करेगी, और अगर मुस्लिम लीग नून को कुछ रिलीफ मिल गया पीपल्स पार्टी की तरह और उनके मामला दुरुस्त हो गए तो फिर वो भी शायद के मार्च और इस्तीफों से भी पीछे हट जाए। हाँ, अलबत्ता अगर इसके बावजूद जो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो कुछ मिल रहा है उसकी बजाय उनके साथ सख्ती हुई और उनको खतरा नजर आया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी, तो फिर उस सूरत में वो मार्च को मौसर बनाने के भी हामी हो सकते हैं और उसको धरने में कन्वर्ट करने के लिए हामी भी हो सकते हैं, और शायद फिर मुस्लिम लीग नून या बाकी लोग इस्तीफों के ऑप्शन को भी आजमा सकते हैं। तो ये वैसे ये बड़ी अहम बात है। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंदर का हाल भी बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है और हुकूमत के हवाले से जो कुछ कहा गया वो सारे मामला आपके सामने रखेंगे। मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी बहुत अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आए हैं। एक ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। 2 सिटिंग जजेस ने गैर जमहूरी रवैयों पर सवालात उठा दिए हैं और वाजे किया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को तबाह किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने जमहूरियत का कत्ल किया है। सिर्फ यही नहीं, भरी अदालत में मीडिया की आज़ादी पर रेफरेंडम करवाया गया और रिमार्क्स दिए कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हामी को मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि गैर आइनी इक़दामात पर जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे, जब तक बोल सके बोलेंगे। ये रिमार्क्स मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक एक अहम केस के दौरान सामने आए जिसकी समाअत 2 रुकनी बेंच ने की, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर पर मुश्तमिल था। समाअत के आगाज़ में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल रही है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने जवाबात में मुख्तलिफ सूबों ने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं। हदबंदियों, मरदमशुमारी, कोरोना और अदालती अहकामात को जवाज़ बनाया गया है। पंजाब ने मकामी हुकूमत के खात्मे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मुकदमे का हवाला दिया है। अदालत जानना चाहती है कि इन वजूहात की कानूनी हैसियत क्या है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मरदमशुमारी 2017 में हुई, लेकिन अभी तक हतमी नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। मरदमशुमारी पर सिंध और दीगर के एतराज़ात हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना दी है। सिंध में 5% ब्लॉक्स पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी। MQM का भी मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ था, जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि किसी सियासी जमात का नाम न लें, ये आईनी मामला है। क्या सिंध का एतराज़ आबादी कम होने का था
2017 से 2021 तक मर्दमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह से चलाया जा रहा है? ये तो रोजाना के मामलात हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस तो 2 से 6 दिन में आ जाता है, मगर मर्दमशुमारी पर फैसला ना हो सका, यह तरजीहात का मामला नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइजी सा ने सवाल किया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का चेयरमैन कौन है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का चेयरमैन वजीर आजम होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजीर आजम ने इजलास बुलाया था लेकिन किसी वजह से हो ना सका। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात की बात हो तो सूबे अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई वजह तो होगी। मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट खत्म करने का मूड बन गया था? इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का नया कानून बना दिया गया है। जिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ खेल मत खेलें। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आईनी है। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन की राय है। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किया कि आपकी राय में क्या ये इकदाम आईनी था या गैर आईनी? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप अवाम और खुदा से डरें, हम लिखेंगे कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। डिफेंस में रहने वालों के मसाइल नहीं, कच्ची आबादी वालों के मसाइल होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने खुद को ना सुधारा तो वक्त निकल जाएगा, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या पंजाब का हाल मशरिकी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को हकूक से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है, कहता है कि इलेक्शन पर 18 अरब रुपए का खर्च आएगा। ये तो 36 अराकीन असेंबली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। ये अवाम का पैसा है। मर्दमशुमारी का मसला है तो दोबारा करवा लें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई मर्दमशुमारी पर फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमत का मामला इतना अहम है, मगर मीडिया में इस हवाले से कोई बहस नहीं हुई। क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अभी अदालत में खड़े सहाफ़ियों से रेफरेंडम करवा लेते हैं। अहम बात यह है कि उस वक्त अदालत में सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले मुतादिद चैनल्स और अखबारात के सहाफ़ी मौजूद थे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीडिया के लोग हाथ खड़े करें और बताएं क्या मीडिया आज़ाद है, जिस पर किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने हिदायत दी कि अब वो सहाफ़ी हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। उस पर तमाम सहाफ़ियों ने हाथ खड़े कर दिए। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं। मुल्क में कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है, मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। क्या सुबह लगाए गए पौधे को शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि जड़ कितनी मजबूत हुई है? हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है। कब तक अदालत गैर आईनी इक़दामात पर खामोश रहेगी? जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे, जब तक बोल सके बोलेंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। ऐसे तो अपनी मर्जी की हुकूमत आने तक आप हुकूमतों को ख़त्म करते रहेंगे। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बनाया था, जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने किसको उठा लिया, नहीं मालूम तो हुकूमत घर जाए। समाअत के दौरान जस्टिस ईसा ने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, हाँ, ना या मालूम नहीं में से एक ऑप्शन का इंतखाब करें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या चौथा ऑप्शन भी मिल सकता है। जस्टिस ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेफरेंडम में नताइज 100% आए हैं। आप लोग मीडिया का गला क्यों घोट रहे हैं? हुकूमत को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक क्यों है? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा क्या जंग जारी है अटॉर्नी जनरल साहिब? एक शख्स बंदूक की नोक पर शहरी को लूट लेता है, आप उसको हालत जंग कह देते हैं। आईन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, गुनाहगारों को जेल में डालें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, मैं मानता हूं अब भी कुछ ग्रे एरियाज मौजूद हैं। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप यहां रुक जाएं, मेरे हाथ में आइन की किताब है,
और ये किताब ब्लैक एंड व्हाइट है, आइन में कुछ ग्रे नहीं होता। ऐन मुमकिन है कि आइन की चंद शिकें मुझे जाती तौर पर नापसंद हो, मगर आइन हम सब पर मुकद्दम है, चाहे हमें पसंद हो या नापसंद। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में मरदमशुमारी से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हफ्तों की नहीं दिनों की बात है, लेकिन फिर भी 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की मज़ीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है और कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल से मरहलावार इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया जाएगा। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टील मिल्स की हालत इज़हार का जिम्मेदार स्टील मिल्स इंतजामिया को करार दिया है और सख्त बरहमी का इजहार किया है। स्टील मिल्स मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है? बंद स्टील मिल को किसी एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। मुलाजमीन से पहले अफसरान को मिल से निकालें। मिल का 212 अरब रुपए का कर्जा कौन अदा करेगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? जिस पर स्टील मिल्स के वकील ने जवाब दिया कि स्टील मिल की तमाम इंतजामिया तब्दील की जा चुकी है। 1800 से जायद अफसरान थे, अब 439 रह गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल फाल हो जाएगी? पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की स्टील मिल्स मुनाफे में हैं, मिल ही बंद पड़ी है तो 439 अफसरान कर क्या रहे हैं? वकील स्टील मिल ने अदालत को बताया कि अब तक 49% मुलाजमीन को निकाल चुके हैं। मजीद को निकालने के लिए अदालती इजाज़त दरकार है। लेबर कोर्ट की इजाज़त के बगैर मजीद मुलाजमीन को नहीं निकाल सकते। जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि इजाज़त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन आप पहले अफसरान को निकालें। आज से किसी मुलाजिम की अदायगी नहीं होगी। जब मिल नफा ही नहीं देती तो अदायगियां किस बात की? मुलाजमीन को बैठने की तनख्वाह तो नहीं मिलेगी। जिस पर मुलाजमीन के वकील ने अदालत को बताया कि मुलाजमीन काम करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल में बाज लोगों ने भर्ती से रिटायरमेंट तक एक दिन भी काम नहीं किया। इंतजामिया और मुलाजमीन को इदारे का एहसास ही नहीं है। मुफ्त की दुकान से जिसका जी चाहता है ले जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मिल बंद है लेकिन मुलाजमीन तरक्कियां मांग रहे हैं। स्टील मिल कभी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वर्कर्स अपने पैसे लेने के लिए ट्रैक पर लेट जाते हैं। दौरान समाज सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने अदालत को बताया कि स्टील मिल्स की निजकारी एडवांस मरहले में दाखिल हो चुकी है। रवां साल अगस्त में निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 4000 मुलाजमीन, 212 अरब रुपए के कर्जे, ऐसे कौन स्टील मिल खरीदेगा? स्टील मिल में नोटों की मशीन नहीं लगी हुई। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि स्टील मिल के बकिया 3700 मुलाजमीन को आज फारिग करने का हुक्म देंगे। 439 में से 390 अफसरान को भी आज फारिग करेंगे। सबको फारिग करके स्टील मिल को आज ताले लगाने का हुक्म देंगे। अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद ही नहीं है। मुल्क के हर इदारे का हाल स्टील मिल जैसा है। रेलवे और PIA समेत हर इदारे में हालात ऐसे ही हैं। PIDC की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, काम कोई नहीं करता और पैसे मुफ्त में लेते हैं। बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ही मुल्क दिवालिया हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाकी सेक्रेटरी से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। तमाम सेक्रेटरी सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं, जो क्लर्कों का काम है। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को क्यों रखा हुआ है। सेक्रेटरीज के काम ना करने की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ। सेक्रेटरीज को डर है कहीं नायब उन्हें ना पकड़ ले। पहले भी तो सेक्रेटरीज काम करते थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, वजीर सनत व पैदावार और वजीर निजकारी को तलब करते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा है कि स्टील मिल के मामले पर 9 फरवरी को वफाकी वज़रा को सुनकर ही फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टील मिल के नुकसानात के हवाले से अहम सवालात उठाए हैं। हुकूमत निजकारी करने जा रही है और उसकी राह में अदालत की तरफ से माजी की तरह अब तक कोई रुकावट भी नहीं डाली जा रही है। साथ ही अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि स्टील मिल्स का 212 अरब रुपए का कर्ज कौन अदा करेगा। जब 2006 में उस वक्त की हुकूमत स्टील मिल्स की निजकारी करने जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ही रुकावट बन गई थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ फैसला दिया था। फिर नून लीग ने प्राइवेटाइजेशन करना चाही तो तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की थी और वादा किया था कि इसे ठीक करके दिखाएंगे। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान एहतजाज और इस हवाले से हुकूमत पर तनकीद करने वालों की आवाज़ दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अपने ही शहरियों के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज कर रही है, ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर रही है। भारतीय शहरियों के अकाउंट्स बंद ना करने पर मोदी हुकूमत ने अब ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे दी है। मोदी हुकूमत ने ट्विटर से किसान एहतजाज और इस हवाले से हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों, न्यूज़ वेबसाइट्स और समाजी कारकुनों के 250 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी। ट्विटर की रिव्यू कमेटी ने पहले तो हुकूमती दरख्वास्त पर कुछ अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे, मगर चंद घंटों के बाद उन्हें बहाल कर दिया था। और ट्विटर के मुताबिक उन्होंने इन अकाउंट्स को उनकी खबरों और आगाही के हवाले से अहमियत और आज़ादी इजहार राय की बुनियाद पर दोबारा बहाल कर दिया था। ट्विटर के जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय हुकूमत का कहना है कि तशद्दुद और अफरा तफरी फैलाने के लिए गैर मुसद्दिका इतलात की बुनियादों पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। नस्ल कुशी पर उकसाना आज़ादी इजहार राय नहीं है, ये अमन व अमान के लिए ख़तरा है। ट्विटर हुकूमती अहकामात पर अमल के लिए कानूनी तौर पर पाबंद है। भारतीय हुकूमत ने ट्विटर को खबरदार किया है कि अहकामात न मानने पर सीनियर अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 7 साल जेल और भारी जुर्माना शामिल है। मोदी हुकूमत तनकीद की आवाज़ों को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि दुनिया उसकी नाइंसाफ़ियों पर तनकीद करे या उस पर आवाज़ उठाए। भारतीय मीडिया अब रियासत के अहकामात पर खुद अपने ही शहरियों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहा है और तनकीद करने वाली हर आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। और अदालतें जो इसमें सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं, वो भी मोदी हुकूमत का साथ दे रही हैं। इजाज़त, अल्लाह।